जय हिंद साथियों, एक बार फिर से टारगेट पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम 50-50 क्वेश्चंस करके 3 बार आपको यहाँ पे एक पूरा टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कि कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा, मतलब पिरामिड पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं पिरामिड। वैसे अगर पिरामिड की चर्चा की जाए तो मिस्र के पिरामिड इस तरीके से बने हुए हैं, तो मिस्र के पिरामिड इस तरीके से बने हुए थे, तो इसी पिरामिड की ही बात कर रहा है। बट ये हमारा है ना इकोसिस्टम के अंतर्गत बात कर रहा है। किसके अंतर्गत बात कर रहा है? इकोसिस्टम। तो इसमें आंसर मेरा क्या होगा, आप बताइए कमेंट करके आंसर क्या होना चाहिए। आपको ओनली 10 सेकेंड हम देंगे, आप आंसर करने की कोशिश करिए। यस, चलिए इसमें देखते हैं, सदैव उल्टा या सदैव सीधा या सबसे पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सदैव हमेशा कैसे बनेगा? पारितंत्र में, क्योंकि ये वातावरण की बात पूछ रहा है, ये जलीय तंत्र नहीं पूछ रहा। अगर जलीय तंत्र पूछता तो सदैव उल्टा बनता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? सदैव सीधा बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित हम लोग एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत में ये टेस्ट सीरीज है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला, इस दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है या चतुर्दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है? सोचिए और आंसर करिए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। यस, तो इसमें कैसा होगा? एक दिशीय, मतलब आप देखेंगे सब प्राथमिक उपभोक्ता होंगे मेरे, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता होंगे, तृतीय उपभोक्ता होंगे। इस तरीके से ये चलता रहेगा, मतलब साइकिलिंग चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक आप देखेंगे कि एक जैसे हमारा पेड़ है, तो पेड़ को कौन खाएगा या पौधे को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। और टिड्डे कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक कौन खाएगा? सर्प खाएगा। सर्प को कौन खाएगा? मोर या चील खाएगा। इसके बाद उसको कौन? शेर खा लेगा। और शेर एक दिन क्या होगा? ज़मीन पर गिरेगा और मरेगा। और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होंगे और अकार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे प्रकृति द्वारा, और कार्बनिक पदार्थ जो होंगे फिर इस पौधे को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कैसा है? एक देशीय है। किस प्रकार का है? ये एक देशीय है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो एक देशीय हो जाएगा, वन डायरेक्शनल हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे करने की कोशिश करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, यस, विद्वान से करिए, कोई एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन करेंगे। एक खाद्य स्तर में दूसरे खाद्य स्तर जाने पर निम्न कितना प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 20% या 10% या 50% या 90%? आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा? यस, तो आंसर मेरा क्या होगा? 10%। अगर आप देखिए प्राथमिक उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता की बात करें, किसकी? प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें और अंतिम उपभोक्ता की बात करें, मतलब उच्चतम हमारा उपभोक्ता है और प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो सर्वाधिक ऊर्जा किसे मिलती है? प्राथमिक को। सबसे कम ऊर्जा किसे मिलती है? अंतिम को। लेकिन ऊर्जा एक से दूसरे, जब इसे मैंने बताया था कि पेड़ पौधे या जो है ना उसको कौन टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेढक खाएगा, तो इसमें 10% क्या होता है? ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% हमारी ऊर्जा क्या हो जाती है? ह्रास हो जाती है। तो इसलिए इसमें 90% ऑप्शन दिया हुआ है, बट आंसर 90% नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? 10% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन करेंगे, 4th। क्या दिया? सागरीय वायु में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो फाइकोप्लैक्टन या जूप्लैक्टन या नेप्टन या फिर वेंथस? तो बताने की कोशिश करिए क्या होगा आंसर इसमें। चलिए, अब इसमें आंसर मेरा क्या होगा? जूप्लैक्टन। सागरीय बायोम की बात कर रहा तो जूप्लैक्टन होगा। क्या होगा? जूप्लैक्टन। अगर ये हमारा देखेंगे सागर से नहीं होगा, अगर मेरा वातावरण दिया हो तो फाइटोप्लैक्टन हो गया। क्या हो गया? फाइटोप्लैक्टन। ये सबसे समुद्र के गहरे में पाए जाते हैं, बेंथस वगैरह। बेंथस के ऊपर नेप्टन, नेप्टन के ऊपर हमारा जूप्लैक्टन,
और जू प्लैंक्टन के ऊपर सबसे ऊपर मेरा फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये मेरा वातावरण वाला होगा। फाइटोप्लैंक्टन ही हमारे वातावरण में पाएंगे, जू प्लैंक्टन सबसे ऊपर होगा, ठीक। ये सिंगल सेल होते हैं, कैसे मेरे होते हैं, सिंगल सेल। तो आंसर इसमें आयोग ने जो दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड आंसर होगा इसका, क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। क्लियर। अभी फाइटोप्लैंक्टन वाला भी क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा, अभी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, महासागरों को प्रबंधन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइज आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए कि क्या इसका आंसर क्या होगा। यस, महासागरों संबंध में निम्नलिखित कथनों को में से सत्य है, तो सत्य आपको ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, सत्य ढूंढना होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या इसमें सत्य है। तो महासागरों में जैव विविधता स्थल की तुलना में बहुत व्यापक है। महासागरों के संबंध में सत्य बताइए। महासागरों में जैव विविधता स्थल की तुलना में बहुत व्यापक है, बिल्कुल सही बात है। महासागर हमारे ऑक्सीजन का 70% उत्पादित करते हैं। महासागर हमारे ऑक्सीजन का 70% क्या करते हैं, उत्पादित। ये भी बात सही है। और ये भी ध्यान रखना, जो हमारा 1/4 हमारा क्या अवशोषित भी करते हैं कार्बन को, ठीक। और महासागर हमारे वायुमंडल प्रतिवर्ष निर्मुक्त किए जाने वाले कार्बन का 1/4 भाग अवशोषित, बिल्कुल सही है। भी जो बता रहे वही दिया हुआ है। महासागरों में तेल और खनिज के भंडार के जिनका पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सब कुछ हो गया, डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आंसर मेरे हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो पर्यावरण से बार बार, क्योंकि देखो पर्यावरण से यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि पर्यावरण से, ये टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे करने की कोशिश करेंगे। जो भी पीसीएस के लिए एस्पायरेंट है या यूपीएससी के लिए एस्पायरेंट है, वो बहुत धैर्य के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया, बायोनोमिक्स दिया हुआ, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को कौन सा सही होगा या सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है। ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है। और इसमें से सही उत्तर चयन सोचिए और बताइए। 10 सेकंड समय है पास। चलो अब इसमें जो अगर देखें, तीनों बातें हमारी सही। इसका शाब्दिक अर्थ मेरा जीवन का प्रबंधन, बिल्कुल सही दिया हुआ। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल एक उसका पर्याय है। एक प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है। ये तीनों बातें हैं। देखो हमारा जो बायोनोमिक्स शब्द है, वो इसका अर्थ होता है जीवन का नियम। बात समझ में आई। तो ये हमारे से क्या हो जाएंगे, सभी के सभी सही हो जाएंगे। तीनों आंसर मेरे सही हो जाएंगे। मतलब आप देखें 3 पॉइंट इसके बारे में दिए जो, तीनों पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जूम करते थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप करने की कोशिश करेंगे। आप इसे जब यूट्यूब पे करेंगे, जब इसको करेंगे तो टाइम इसका बढ़ा सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया हुआ कि आप टाइम बढ़ा लें, तो आप टाइम से आगे बढ़ा सकते हैं, स्पीड भी इसकी मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से लें, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। चलिए, दो भिन्न समुदायों के बीच एक संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इकोटाइप कहलाता है, या इकेड कहलाता है, या इकोस्फीयर कहलाता है, या इकोटोन कहलाता है। तो 10 सेकेंड टाइम है आपके पास, 10 सेकेंड का टाइम है, आप सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मेरा क्या होगा, डी हो जाएगा, इकोटोन। देखो इकोटोन होता क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, जैसे मेरी ये कोई नदी है, गंगा नदी है, और इसके यहाँ पे क्या दिया हुआ, दलदल दिया हुआ। इसके देखेंगे ये दलदल दिया हुआ, इसके आसपास क्या दिया हुआ, ये दलदली इलाका है बहुत सारा। ये हमारी नदी है और दलदल दिया हुआ। तो इस दलदल और इस नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको लिए 5 स्टार बना लेना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी हमें परेशान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है।
देखिए अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बट हमने वहीं पे आपको बताया था कि क्वेश्चन इस टाइप का फिर से रिपीट होगा। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और आंसर भी आ चुका होगा। चलिए, जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में कैसा होता है, उलट जाता है। तो वन, तालाब या घासीय स्थल में या शुष्क स्थल में। 10 सेकेंड टाइम है, आप सोचिए और बताइए आंसर। चलो, आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा क्या होगा? तालाब। देखिए, सागर में जो प्लैंकटन होता है सबसे ऊपर, मैं उतना टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा था। हमारा जो सागर होता है, और सागर में अगर देखेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता मेरे जो होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, तो कि ठीक है ना, तो वो मेरे क्या होते हैं? जू प्लैंकटन होते हैं सागर में। जबकि अगर तालाब में अगर देखेंगे तो क्या होगा? मेरा फाइकोप्लैंकटन होते हैं। तालाब में मेरे क्या होते हैं? फाइकोप्लैंकटन। तालाब में मेरे कौन से पाए जाएंगे? फाइकोप्लैंकटन पाए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, प्राथमिक उपभोक्ता इसमें होते हैं जो फाइकोप्लैंकटन होते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सा बी आंसर हो जाएगा, तालाब। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? देखिए, ये फिर बार बार रिपीट हो रहा, मतलब इको एनवायरमेंट से क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं और आते रहेंगे, और इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। नहीं, कौन सा टैगा जीवोम है? क्या बोला? टैगा। आपने सुनेंगे टैगा, टुंड्रा, है ना, भूमध्यसागरीय और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, और है ना, तो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय, इस तरीके से आपने 6 नाम सुने होंगे। तो इसमें मेरा आंसर क्या होगा? टैगा जीवोम के अंतर्गत मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड टाइम है, बताइए इसमें पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा। चलो, आंसर इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टैगा जीवोम है एक उपध्रुवीय जीवोम, एक सहारा जीवोम, एक सवाना घास उपयुक्त। देखो, उपध्रुवीय जीवोम, उपध्रुवीय मेरा टुंड्रा होता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो मेरा रहेगा एकदम, वो मेरा क्या होगा? टैगा होगा। फिर इसके नीचे क्या होगा? टुंड्रा होगा। फिर क्या होगा? भूमध्यसागरीय होगा। फिर इसके नीचे क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। इसके पीछे उपोष्ण भी होगा। चलिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं हम लोग, और 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इसको मैं जूम करता, छोटा करता हूँ, जिससे आपको स्क्रीन पर सही से दिखाई दे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे करने की कोशिश करें। यस, प्रवाल भित्ति मैचिंग कराना है। क्या करना? यस, मैचिंग कराने क्वेश्चन को। प्रवाल भित्ति, फिर क्या दिया है? प्रवाल भित्ति दिया है, महाद्वीपीय सेल्फ मार्ग स्थल, फिर वित्तलीय मैदान दिया, फिर महाद्वीपीय ढाल दिया। बताइए आंसर क्या होगा? सोचिए, और 10 सेकेंड टाइम है, आप बताइए क्या होगा आंसर। चलो, चलिए मैच करते हैं। अब इसमें देखो, हमारा जो दिया हुआ है एक का एक ही से मैच हो रहा है, एक का एक से। प्रवाल भित्ति जीवीय समुद्री निक्षेप होते हैं, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और देखो, उथली गहराइयों के साथ विलग्न उन्नत भूमि जो दी हुई है, वो महाद्वीपीय सेल्फ मार्ग स्थल सील वाला दिया हुआ, तो बी आंसर हो जाएगा। इसका बी से मैच कर देंगे चौथे का, और दूसरे का सी से मैच करेंगे। गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्र तल, तो इसका सी से वितलीय मैदान, गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्री तल। और इसके बाद बचा मेरा मग्न ढाल से तीव्र अवरोध, तो महाद्वीपीय ढाल जो होती है। देखो, ढाल किस बात की रही है, तो इसमें आंसर मेरा क्या? बिल्कुल मैच करा, तीसरे का डी। तो तीसरे का डी मिला सकते थे, पहले से मिला सकते थे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते थे। चलिए, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर आएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मेरा मैचिंग वाला है। क्वेश्चन 11 भी मेरा मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। करेंगे, कोशिश करेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समुद्री वायोम, हाँ, समुद्री वायोम, टैगा वायोम, भूमध्यसागरीय वायोम, उष्ण। अभी मैं इस पर डिस्कस कर गया था, वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो समुद्री वायोम में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, टैगा वायोम में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, और भूमध्यसागरीय वायोम में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, उष्णकटिबंधीय वायोम में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। यस, 10 सेकेंड टाइम है, आप जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आंसर इसको। चलिए, इसका आंसर मेरा क्या होगा? अब देखो, फाइटोप्लैंक्टन हमने बात की थी, किसकी बात करी थी? फाइटोप्लैंक्टन।
तो फाइटोप्लैंक्टन हम यूज़ करेंगे समुद्री वायोम से, और कोई मुझे ऑप्शन तालाब तो दिख नहीं रहा, समुद्री वायोम, ठीक, समुद्री वायोम की बात कर रहा है। अब इसके बाद अगर देखेंगे हम चौथे का बी से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, बी से, टैगा वायोम, बोरियल वन, इसे बोरियल टैगा वायोम को बोरियल भी कहा जाते हैं, क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, बोरियल वन भी कहा जाता है। इसके बाद बचा मेरा क्या, स्क्लेरो इकोसिस्टम, तो दूसरे का सी सीधे सीधे मिल रहा है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ पाए जाते हैं, सील हो गया, स्प्रूस हो गया, है ना, चीड़ हो गया, ये सब मेरे उष्णकटिबंधीय वायु में ये पाए जाएंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कोशिश करेंगे, बार बार वहीं से क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन नंबर 12। आप जब करना इसको स्पीड बढ़ा लेना, उसमें यूट्यूब पे स्पीड दिया हुआ है, आप स्पीड मेंटेन कर लेंगे आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए क्वालिटी बढ़ाने ना आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वनस्पतियों का सही क्रम निम्न के कौन सा होगा, टैगा, टुंड्रा, सेल्वा, सवाना, सेल्वा, सवाना, टैगा, टुंड्रा, सवाना, टैगा, सेल्वास, टुंड्रा, या टुंड्रा, टैगा, सवाना, सेल्वास। 10 सेकंड का आंसर, 10 सेकंड आप पास टाइम है और क्वेश्चन करने का आंसर करिएगा। चलिए आंसर मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है ना, सेल्वास, फिर सवाना, फिर टैगा, फिर टुंड्रा। अच्छा मैं इतने टाइम थोड़ा कुछ गलती कर गया था, टुंड्रा सबसे ऊपर होगा, सॉरी, टुंड्रा सबसे ऊपर, नीचे टैगा, फिर इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, सवाना, फिर लास्ट में मेरा सेल्वास। ये सवाना वाला अफ्रीका में पाया जाएगा, सेल्वास वाला ये अफ्रीका में है, ये मेरा साउथ अमेरिका में है, ठीक, उरुग्वे और ब्राज़ील वगैरह में आप वहाँ देख सकते हैं। टुंड्रा सबसे ऊपर, फिर टैगा, फिर उसके नीचे सवाना, फिर सबसे नीचे क्या मेरा सेल्वास होगा। आंसर इसका यही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर निम्नलिखित में कौन सी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। तो कौन सी बड़ी इकाई का निर्माण करेंगे, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। समुदाय होगा, या भूभाग होगा, या बायोम होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बायोम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बायोम। चलिए क्या पूछ रहा, पारिस्थितिकी मिलकर कौन सी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। तो वायोम जो मेरा होता है, वायोम सबसे बड़ी भौगोलिक जैविक इकाई है, जैसे घास, रेगिस्तान, जंगल इत्यादि, ठीक है ना। तो स्थलीय वायोम, समुद्री वायोम और मीठे पानी वायोम, ये पानी वायोम भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक मेरा क्या होगा, एक तो मेरा होगा स्थलीय वायोम, और एक मेरा समुद्री वायोम, एक मीठे पानी का वायोम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 मैच, ये तो सरल क्वेश्चन है, यहीं पे मैच कर दीजिए फटाफट। क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता ही है, 5 जून मनाया। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून मनाया जाएगा, ठीक। और इसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आंसर हो जाएगा मेरा, आराम से कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता निम्नलिखित में किस आंदोलन का नारा था। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपिको आंदोलन, या नर्मदा बचाओ आंदोलन, या चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर मेरा क्या होगा, चिपको आंदोलन से। आपको पता है ये चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में ही, ये चिपको आंदोलन हमारे उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो इसको याद रखना, 1973 में हमारा चिपको आंदोलन चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिनका कोविड के दौरान की डेथ हो गई है, कोविड-19 के दौरान की डेथ हो गई है। और ये चमोली ज़िले में चलाया था, उत्तराखंड में चला गया। कहाँ चला गया, उत्तराखंड में, चमोली ज़िले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मेरा क्या होगा, यूकेलिप्टस। क्योंकि यूकेलिप्टस से बहुत लंबा वृक्ष होता है, और लंबा वृक्ष हो, ये खनिज और जल को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए आसपास किसके जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे उनका जीवन नष्ट होने लगता है। तो ये इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण कौन सा होगा। मरुस्थलीकरण, या वन उन्मूलन, या बाढ़ में अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता, मतलब चेंजेबल ऑफ रेनिंग। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, बाढ़, अकाल, वन उन्मूलन। सबसे बड़ा असंतुलन कारण क्या होगा, सीधी सी बात है, वन उन्मूलन होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगलों को काट देंगे तो हमारा पारिस्थितिकी असंतुलन प्रमुख कारण बन जाएगा।
चलिए आंसर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित के उच्चतम पोषण स्तर किसका है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो बार बार पर्यावरण से हमने इसलिए ऐसा चीज़ें उठाई हैं, टेस्ट सीरीज ऐसी उठाई जो यहाँ पे पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, इसे इंग्लिश में डिकम्पोजर कहते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है ना। डिकम्पोजर मतलब जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर प्रकृति के सिपाही, एक्सकेवेंजर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। अकार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। एक्सकेवेंजर क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों का ही भक्षण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। चलिए तो आंसर मेरा यहाँ क्या करेंगे आप ये बताएंगे, आंसर मेरा क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। उच्चतम पोषण स्तर का सबसे हम ऊर्जा इसी को मिलेगी ना। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा कहाँ अवस्थित है? तो शोध संस्थान कहाँ है ये? सीधे बताइए, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली। तो मेरा आंसर क्या होगा? कोशिश करिए बताने की। यस, आंसर मेरा क्या होगा? नागपुर होगा। आंसर मेरा क्या होगा? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जल्दी से विचार करें और आंसर देने की कोशिश करें। इसके ऑप्शन ये रहे, हाँ बताइए आप लोग। पास शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसलेशन किया था, क्या बिल्कुल बात सही है? यस, बिल्कुल बात सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषित जीव कहते हैं। क्या बात सही है? यस, बिल्कुल बात सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे मेरे, क्या हो जाएंगे? दोनों मेरे सही हो जाएंगे। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा? 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन निम्नलिखित भारत में कौन सा राज्य 100% जैविक राज्य बन गया है? चलो 100%। तो आंसर मेरा क्या होगा? सिक्किम, मेघालय, केरल या गोवा? चलो आंसर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर मेरा क्या होगा? यहाँ पे आप नीचे देखें इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। केवल 1, 1 और 2, 1, 3, 1, 3, 4। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1। क्या हो जाएगा? केवल 1। कहने का मतलब है इसमें हमारा सिक्किम, और सिक्किम के बाद अगर देखें तो सिक्किम के बाद हमारा त्रिपुरा भी है, और त्रिपुरा के बाद हमारा यूके मतलब उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड और त्रिपुरा ये दोनों राज्य 100% जैविक खेती करने वाले भारत के राज्य हो चुके हैं, जबकि सिक्किम हमारा पहला राज्य है जिसने जैविक खेती करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट छोटा करता हूँ, आप करने की कोशिश करेंगे। यस, समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती, परिमाणीय प्रवाह नियंत्रण, पवन अवरोधक, फसल चक्रण। क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो, सिंपल क्वेश्चन है। एक पहले देखो, समोच्च रेखीय जुताई होती है, बिल्कुल मृदा संरक्षण संभव है, मृदा का संरक्षण किया जाए समोच्च रेखीय। और सीढ़ीदार खेती, इससे भी हमारी मृदा बची रहती है, और प्रामाणिक प्रवाह नियंत्रण भी रहती है, और इसके बाद हमारा पवन अवरोधक नहीं होता है, और फसल चक्रण से हमारी मिट्टी भी संरक्षित बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। यस बिल्कुल, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पहला आंसर मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये भी है, करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न किस प्रकार का कचरा सरकारी नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है, एक्सचेंज होता है? निर्माण कार्य से उत्पन्न कचरा, खतरनाक कचरा, बायो मेडिकल कचरा या ई कचरा? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर्माण ये सभी हो जाएंगे,
ये सभी निर्माण कार्य से उत्पन्न कचरा, खतरनाक कचरा, बायोमेडिकल कचरा, ई कचरा, देखा होगा बायोमेडिकल भी कचरा होता है, खतरनाक कचरा, निर्माण कार्य से उत्पन्न कचरा, तो ये सारे चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब एक बात ध्यान रखना, जो कचरा हमारा प्रबंधन नियम बनाया गया था अक्टूबर 2016 में बनाया गया था। कचरा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? 2016 में बनाया गया, जो प्रभावी भी है। ठीक, भारत सरकार की ये बनाई हुई अधिनियम है भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 24 सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। डेसिबल क्या है? संगीत स्वर है, संगीत के उपकरण है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मापन है, या शोर का ग्राफ है? तो मेरा आंसर क्या होगा? सीधा सा है, क्या ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मापन है। ठीक है ना, डेसिबल हमारी ध्वनि की इकाई है। ठीक, डेसिबल हमारी क्या है? ध्वनि की इकाई है, और वो भी सबसे छोटी इकाई है। क्या है? 1/10। किसकी है 1/10? आप हमें कमेंट करके बताएंगे ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यस, ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यह आप कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 25। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछे 2023 में, यूपीएससी यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ चुका है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनने वाला है? देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनने वाला है? हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड, या लद्दाख, या जम्मू कश्मीर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो हिम तेंदुओं के बारे में जान लो थोड़ा सा, क्योंकि हिम तेंदुआ बहुत इनकी कम जो संख्या इनकी बहुत कम हो चुकी है। क्यों हो चुकी संख्या कम? क्योंकि इनकी संख्या अधिकतर आप अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगी कहाँ? एक तो भूटान में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भूटान में। तो भूटान में इनकी संख्या मिलेगी, ठीक है ना। बाकी बात आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्र हमारे देखेंगे तो असम में मिलेगा। नहीं, असम में नहीं, असम नहीं, सॉरी, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है डाटा इसका। हिम तेंदुआ, इसका आंसर मेरा क्या होना चाहिए? आंसर मेरा होना चाहिए, इसका आंसर होगा मेरा बी। पहले तो आंसर लगाएंगे, क्या होगा? बी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में किस स्थान पर बनने वाला है? तो उत्तराखंड बनने वाला। कहाँ बनने वाला? उत्तराखंड में। इन्हें एक नाम से जाना जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने। इसका आंसर मेरा क्या होगा? उत्तराखंड। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड में। ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना, घोस्ट ऑफ माउंटेन इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी संख्या कम है थोड़ा सा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर के बारे में जानेंगे। यस, ये इसके ऑप्शन है, गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर के बारे में बताइए क्या होगा आंसर। यस, कोशिश करेंगे करने की, आंसर इसका क्या होगा। गोल्डन लंगूर के बारे में कथनों पर विचार करिए। ये भारत के पश्चिमी घाटों और नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये आईयूसीएन द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तो क्या दोनों बातें सही हैं? यस, इसमें मेरा आंसर क्या होगा? केवल 2 ही सही है, बाकी बात ये गलत है। क्योंकि जो मेरा गोल्डन लंगूर है, फिर से आ रहा हिम तेंदुआ, तो गोल्डन जो लंगूर है मेरा, वो गोल्डन लंगूर हमारे भूटान, ये बात वहाँ बता रहे थे। इसके बाद असम, इसके बाद हमारा रहेगा त्रिपुरा। ये 3 ही जगह पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर हमारे कहाँ पाए जाते हैं? 3 जगह पाए जाते हैं। ये लुप्त प्राय है। आईयूसीएन रेड डाटा बुक में, आईयूसीएन जो हमारी है ना बुक, उसमें रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में इन्हें संरक्षित किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 रामगंगा नदी के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रामगंगा नदी के बारे में बताएंगे। आंसर क्या होगा? यस, 10 सेकेंड टाइम लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। रामगंगा नदी निम्न किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो मेरा आंसर क्या होगा?
कार्बेस राष्ट्रीय उद्यान से है, क्योंकि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रामगंगा नदी का उद्गम मेरा कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। इसकी मुख्य धारा दूध तोली है। इसकी रामगंगा की जो मुख्य धारा है वो कौन सी है? दूध तोली। कौन सी है? दूध तोली। ठीक, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 करेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यस, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में निम्न किस स्थान पर अवस्थित है? भादला सोलर पार्क राजस्थान, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश, या चरड़का सोलर पार्क गुजरात, या फिर कामुती सौर ऊर्जा परियोजना है ना तमिलनाडु। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? पहला होगा, क्योंकि भादला सोलर पार्क राजस्थान में है। सोलर प्लांट भारत में किस स्थान पर अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। यस, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट में ये आने वाला क्वेश्चन है। आप ऐसे रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जाने कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक, ऐसे कार्बन सिंक भी होता है। हाँ, अभी क्वेश्चन आएगा उसका भी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन पश्चादन वातावरण की अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भूमि के नीचे संग्रहित करने की प्रक्रिया। इस प्रकार प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को गैस अथवा तरल रूप में परिवर्तित कर भी संग्रहित किया जा सकता है। आंसर बताएंगे क्या होगा। यस, चलो ऑप्शन इसके देखते हैं क्या होगा। कह रहा एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, एक ना तो दो। तो मेरा आंसर इसमें सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो समझो, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। एक और दोनों हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को गैस अथवा तरल रूप में परिवर्तित करके भी संग्रहित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कार्बन सिक्वेंस को पृथ्वी के नीचे भी दबाया जा सकता है। किसके? अभी देखो यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन यही है कि कार्बन को पृथ्वी के नीचे दबाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क होगा। आंसर उसका क्या होगा? डेनमार्क। समुद्र के नीचे इसने रख दिया था कार्बन को, संरक्षित करके इकट्ठा करके उसको कहाँ रखा? समुद्र नीचे रखा। तो ये दुनिया का पहला देश है ऐसा। तो ये मेरा क्या होगा? कार्बन सिक्वेशन क्या होगा? कार्बन को पृथ्वी के नीचे दबा देना। ठीक, क्लियर। भूमि के नीचे संग्रहित करने की प्रक्रिया ये भी है, देखो दिया हुआ ऊपर ऑप्शन पढ़ेंगे इसको। कार्बन सिक्वेशन कार्बन वातावरण के अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भूमि के नीचे संग्रहित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार कार्बन हम इसको चेंज भी कर, तरल रूप में भी, गैस रूप में भी चेंज कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 के बाद क्वेश्चन देखेंगे 30 आगे क्वेश्चन का लगा हुआ क्वेश्चन है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या है? चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा। कार्बन सिंक के संदर्भ में कथनों पर विचार किए। कार्बन सिंक के आशय ऐसी संरचना से है जो वातावरण में जितना कार्बन उत्सर्जित करती है उससे ज़्यादा अवशोषित करती है। उत्सर्जन और उससे अधिक अवशोषित। वैश्विक स्तर पर दो सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक वनस्पति और महासागर हैं। यस, आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका आंसर भी क्या होगा? मेरा सी होगा। देखो कार्बन सिंक क्या होता है? जितना कार्बन आप उत्सर्जन करें उससे अधिक आप अवशोषित करें। तो ये कौन काम करते हैं? ये मेरे काम दो ही करते हैं। एक तो वनस्पतियाँ करती हैं, दूसरा मेरा महासागर भी करता है। कौन करता है? महासागर। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31। यस 31 आंसर करेंगे। 31 में मेरा आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC में क्लाइमेट वाला है ये, COP वाला को क्लाइमेट ऑपरेशन प्रोग्राम वाला ये। ठीक, तो बताइए COP का क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? सोचिए और बताइए। 31 डी आंसर इसका होगा। तीनों बातें सही हैं, आप पढ़ लीजिए और तीनों आंसर हो जाएंगे मेरे। 32 यस, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट निम्नलिखित से कौन सा संगठन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन,
या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? WMO हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि रामसर जो परियोजना 1972 में बनी थी। यस 33। आंसर क्या होगा? D 2 फरवरी 1971। ठीक, हस्ताक्षर हुए 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन हम लोग 34। यस, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? चलिए बताने की कोशिश करेंगे। पढ़ लीजिए। GIV मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। IUCN ने इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत किया है और GIV के संरक्षण के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रोजेक्ट GIV का विचार पेश किया है। आंसर बताएंगे क्या होगा मेरा? तो इसमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यस 1 2 3 सारे मेरे सही हैं भैया, मेरे सारे सही हैं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन छपेगा पेपर में श्योर। यस, गंगा नदी से ज़रूर पूछता है। यहाँ मैंग्रोव के निम्नलिखित भारत में किन स्थानों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन की बात कर रहा है। मैंग्रोव वन जो होते हैं इस तरीके से होते हैं और इनमें इस तरीके से ठुड्डी नुमा निकल जाती है। मैंग्रोव वन। एक खराई नामक ऊँट होता है, खराई नामक ऊँट, खराई ऊँट इसकी चराई पर डिपेंड रहता है, यहीं जो वो चराई चरता है, इसी के मैंग्रोव वनों पर ही जीवन उसका आधारित है। चलो, इसी की पत्तियों खाता है और उससे जीवित रहता है। खराई ऊँट पाया जाता है। जैसे एक लीमा ऊँट पाया जाता, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लीमा ऊँट। आंसर करने की कोशिश करेंगे, आप बताने की कोशिश करेंगे आंसर क्या होगा इसका। अंडमान निकोबार, गुजरात या महानदी डेल्टा, गोवा, सुंदरबन। तो आंसर क्या होगा मेरा? सभी हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिए मैंग्रोव वनों के बारे में, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है। वर्तमान भारत कितने रामसर स्थल हैं? चलो, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? यस, बदलते रहते हैं ये इसके आंसर। ठीक, तो आई होप अभी तो आंसर मेरा 75 होगा। आप कमेंट करके बताइए वर्तमान अभी करंटली 2023 में अगर देखें तो कितने हो गए हैं वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नुकसान और क्षतिकोष। यस, नुकसान और क्षतिकोष के बारे में आंसर करेंगे। नुकसान और क्षतिकोष, लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जलवायु आपदाओं से प्रभावित कमजोर देश के लिए एक वित्त पोषण समझौता है। इसे UNFCCC के COP 27 में लाया गया था। इस कोष के लिए $500 बिलियन की राशि का प्रावधान विकसित देशों द्वारा किया गया था। इस कोष में जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को विनाश के लिए भी आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। आंसर करेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। संबंध नहीं है, कथन सही नहीं, बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन करेंगे। यस, मीठे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? अरे भैया, मीठे पानी के लिए पुनर्वास, यस, मीठे पानी कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। सोचिए और बताइए, आंसर करिए। यस, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बिहार। ये बिहार के कहाँ? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। ठीक, ये कछुओं के लिए भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मैच करेंगे। सरल है, आप आराम से मैच कर सकते हैं। चलो देखो, मैं मैच करवाता हूँ आपसे आंसर। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तमारा या तमपारा झील कहाँ है? यशवंत सागर कहाँ है? पोंग बांध झील कहाँ है? और सैंडी पक्षी विहार कहाँ है? देखो, सैंडी पक्षी विहार मेरा सीधा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, हो जाएगा ना।
था। अब अगर देखेंगे हम इसके बाद मैच करेंगे मध्य प्रदेश का यशवंत सागर, कौन सा हो जाएगा, यशवंत सागर, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखेंगे तो दूसरे के हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, पोंग बांध, पोंग बांध हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ए आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को आयुसीन में किस श्रेणी में रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, आपको पता है हमारा जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, 2010 में दिया गया था। कब दिया गया, 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2010 में दिया गया था। आंसर करेंगे फटाफट। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यस, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय या चिंताग्रस्त या सुबद्ध। यस, देखिए इसको रेड डाटा बुक में IUCN में कर दिया गया है। ये कैसा हो गया है, लुप्तप्राय हो गया। कैसा हो गया, लुप्तप्राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दोनों नदियों के आपस में जोड़ने की योजना, ये दोनों नदियों निम्न के किस सहायक नदियां हैं। केन बेतवा बहुत सिंपल है, किसका है, यमुना की है। ठीक, ये दोनों नदियां अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश से ही इनका ओरिजिन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, सर्वाधिक बाघों की जो मृत्यु हुई थी, दर्ज की गई, वो कहाँ से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, गुजरात से। आंसर करेंगे तो आंसर मेरा क्या होगा, बी, मध्य प्रदेश से सब सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, (43) अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेवास उपजाऊ मिट्टी के बारे में पूछा। जलोढ़ मिट्टी के भंडार होते हैं, ये निम्न के किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। ये करेवास उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर या पांडिचेरी। तो ये आंसर मेरा क्या होगा, जम्मू कश्मीर। देखो ये एक हमारी कैसी फसल, ये यहाँ पे बहुत सारी हमारी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी के कारण ये हमारी नकदी फसलें को लिए बड़ा उत्पादन होता है। किसका किसका, केसर का होता है। केसर के बाद आप देखेंगे तो सेब का होगा, सेब का होगा, और इसके बाद बादाम वगैरह का भी यहाँ काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 के बाद 44, दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए वायु प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष निम्न कौन हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, MM कुट्टी। कौन सा होगा, MM कुट्टी। यस, इस समय चेंज हो गया, कब देख लीजिए आप। कौन से चिड़ियाघर में अफ्रीकी शिकारी चीतों एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत अफ्रीका से लाए गए। तो तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर, मैसूर चिड़ियाघर, हैदराबाद चिड़ियाघर या दार्जिलिंग चिड़ियाघर। अच्छा, नीचे ऑप्शन दिए हुए तो आप देख लीजिए क्या होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, मतलब किसका, मैसूर और हैदराबाद, मैसूर और हैदराबाद। 46 अच्छा क्वेश्चन है। 46 पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आप करने की कोशिश करिए। पीसीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर में। आंसर मेरा क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए 47, ये देखो क्वेश्चन आता है अक्सर। दिल्ली और उसके आसपास से NCR क्षेत्र में पराली जलाने पर विश्लेषण करने के लिए प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए निम्न कौन सा संगठन सामुदायिक प्रक्रिया मंच की स्थापना की गई। इसरो, नासा, AFO, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। ये अक्सर आप देखते होंगे चर्चा में आता है। तो मेरा कौन कर रहा है, नासा, ठीक है ना, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यस, बताइए। अब 24 में रिपोर्ट आएगी शायद इसकी वन सर्वेक्षण। हाँ, आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे, पढ़ लीजिए इसको और फिर बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका हो जाएगा। 49, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 49, गुरुग्राम। कहाँ होगा? गुरुग्राम। सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय सीधे सीधे आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन एकदम। हाल ही में अक्टूबर 2022 में भारत किस राज्य के शासित प्रदेश में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया? देखो, एक संस्था है हमारी फी, कहाँ की? फ्रांस की एक संस्था है फी। ये क्या करता है? ब्लू फ्लैग जो है टैग देता है, प्रमाण पत्र देता है एक तरीके से। तो वो कौन सा हमारा क्षेत्र हो जाएगा? यस, लक्षद्वीप हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। बी आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।